हेलो दोस्तों, कुछ टेक्निकल इशू के कारण वीडियो बीच में बंद करना पड़ गया और उसके आगे कड़ी में अब दूसरा भाग बना रहे हैं। आधुनिक काल की पृष्ठभूमि क्या थी और किस उद्देश्य पर लिखी गई, किस विषय वस्तु क्या थी। मैंने इस पर चर्चा की। 1857 के संग्राम की जो क्रांति थी उसी आधारित सारी रचनाएं रची गईं और उस समय की सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि जो भी वातावरण रहा उस समय का, उसी के आधार पर लोगों ने उसी पर ज़्यादा अपनी विषय वस्तु बनाकर रचनाएं रची। शुरुआत नाटकों के माध्यम से। नाटक में जो विषय उठाए गए थे वे वर्तमान जीवन के थे। समस्याएं वर्तमान जीवन की थी, इसलिए एक बनते हुए नए समाज अथवा टूटते हुए पुराने समाज का जो संक्रमण था उसके हलचल के थामने की ताकत अब कविता में नहीं रह गई थी, इसलिए गद्य आया। इस गद्य में अभिव्यक्ति की जो प्रामाणिकता विकसित हुई, जिन्हें हम आधुनिकता का लक्षण कह सकते हैं, उनमें एक अनुशासन पत्र पत्रिकाओं का भी था। इसलिए इस कालखंड को गद्य काल अथवा आधुनिक काल कहा जाता है। भारतेंदु जी सच्चे अर्थों में हिंदी गद्य के जनक कहे जाते हैं। इनकी भाषा में न तो मुंशी सदाशिवलाल का पंडिताऊपन है और न ही लल्लूलाल का ब्रजभाषापन और न सदन मिश्र का पूर्वीपन। मतलब हम पत्र पत्रिकाओं का इसमें ज़्यादा योगदान था। और जो गद्य साहित्य पहले कविताएं रची थी, गद्य कम लिखा जाता था, नाम भर के, मतलब कुछ ही लिखे जाते थे। और उसके बाद जब आधुनिक काल आया तो गद्य साहित्य जो भी अपनी बात रखनी थी या समाज की जो भी समस्याएं थी उनको गद्य के माध्यम से लोगों ने प्रस्तुत किया या बनाया, अपनी रचनाओं माध्यम बनाया और उन विषय वस्तु को लेकर अपने नाटक में या उपन्यास में या कहानी में उन्होंने रचा। भारतीय युगीन काव्यधारा अपने पूर्ववर्ती काव्य का सहज विकास है, वह नितांत नई नहीं है। आधुनिक काल राजनीतिक चेतना का काल है, बल्कि उस समय पर आधुनिक जीवन परिस्थितियों का गहरा प्रभाव था। प्राचीन काव्यधारा अपनी प्रवणता के कारण आधुनिक धारा को भारतेंदु युग में ही अपने भीतर आत्मसात कर लेती है। भारतेंदु से पूर्व रीतिकाल था और उससे भी पहले भक्तिकाल की यह धारा रीतिकाल से होकर क्षीण रूप में भारतेंदु युग तक पहुँचती है और यहाँ तक आते आते 3 रूपों में प्राप्त होती है: निर्भीक भक्तिधारा, वैष्णव भक्तिधारा, ईश्वर और देश प्रेम समन्वित भक्तिधारा। यह तीसरे प्रकार की भक्तिधारा भारतेंदु युग में अपने लिए ही नहीं थी, बल्कि देश और समाज के लिए थी। देश और समाज की यह चिंता नवजागरण के परिणाम स्वरूप ही है। भारतेंदु युग में राष्ट्रभक्ति और राजभक्ति का अद्भुत समन्वय है। एक ही ये देखिए डायग्राम के माध्यम से है कि राजभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा। एक ही कवि महारानी विक्टोरिया की वंदना करता है और कहीं कहीं ब्रिटिश सत्ता की आलोचना भी करता है। भारतेंदु की रचना भारत दशा में राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति का नवीन स्वर विद्यमान है। इस युग में राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति का स्वर इतना प्रबल था कि भक्ति की अन्य धाराएं गौण हो गईं, साथ ही सामाजिक सुधारात्मक प्रवृत्तियों का समर्थन किया। इसी युग में गद्य शैली का परिमार्जन भी हुआ। हिंदी गद्य की अभिव्यंजना शैली में अभूतपूर्व नवीनता दृष्टिगोचर हुई और अब हिंदी नए चाल में ढली। 1873 कालचक्र में भारतेंदु जी की कृति है। 19वीं शताब्दी में किसी ऐसे रचनाकार की कल्पना संभव है जो पत्रकार न हो, क्योंकि पत्रकारिता जीवन के साथ प्रत्यक्ष संवाद है। आधुनिक और नवजागरण की जो मुख्य चिंता थी वह समाज को विचार के स्तर पर परिवर्तित करना था। और यहाँ बात करते हैं कि ऐसे रचनाकार हुए जिनमें पत्रकार तो थे ही, कहीं न किसी पत्रिकाओं से जुड़े हुए थे, संपादन कर रहे थे या कुछ भी ऐसे
इस परिवर्तन का माध्यम गद्य और गद्य को समृद्ध करने वाली पत्र पत्रिकाएं ही हो सकती हैं। इसलिए हम गद्य को आधुनिक भावबोध के लिए नवजागरण के बाद दूसरा प्रेरक तत्व कह सकते हैं। इस प्रक्रिया में गद्य की चेतना को अथवा गद्य की भाषा को तीव्र करने में कुछ संस्थाओं का योगदान भी स्वीकारा गया, जिसमें फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। गद्य की चेतना को तीव्र करने तथा गद्य को अधिक समर्थन बनाने में फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थान सर्वाधिक है। मतलब गद्य की जो रचना थी, गद्य की भाषा थी खड़ी बोली, उसको आगे बढ़ाने का कार्य फोर्ट विलियम कॉलेज ने ही किया। जॉन गिलक्राइस्ट इसके प्रधानाचार्य और भाषा विभाग के निर्देशक थे। इस कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली के समय हुई थी। जॉन गिलक्राइस्ट ने कॉलेज द्वारा बड़े पैमाने पर ज्ञान विज्ञान की पुस्तकों का अनुवाद कराया। कॉलेज में पढ़ाए जाने वाले पाठों को हिंदी में तैयार कराया और कुछ दिनों के लिए हिंदी को शिक्षा का माध्यम ही बनाया। स्वयं गिलक्राइस्ट ने 19 ग्रंथों की रचना की है। इसमें उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी। इन्होंने अपनी एक अन्य रचना ए ग्रामर ऑफ दी हिंदुस्तानी लैंग्वेज में हिंदी, उर्दू, रेखता, हिंदुस्तानी इत्यादि को एक दूसरे का समानार्थी मानते हैं। गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली को शैलियाँ माना है, दरबारी या फारसी शैली, हिंदुस्तानी शैली, हिंदवी शैली, 3 शैलियों को माना है। उपयुक्त तीनों में हिंदुस्तानी शैली गिलक्राइस्ट को अत्यधिक प्रिय थी और इसे ही वे दी ग्रैंड पॉपुलर हिंदुस्तानी शैली पसंद थी। किसको? गिलक्राइस्ट को। स्विच ऑफ हिंदुस्तान का आम बोलचाल की भाषा की महाभाषा कहते थे। इस तरह से फोर्ट विलियम कॉलेज ने अनुवादकों के माध्यम से आधुनिक भावबोध को हिंदी क्षेत्र में विकसित किया तथा साथ ही गद्य की चेतना तथा ऊर्जा को तीव्रतर बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसमें ईसाई मिशनरियों का विशेष योगदान है, जिन्होंने बाइबल का अनुवाद किया और बड़े पैमाने पर छापकर किया। यही नवजागरण गद्य खड़ी बोली पत्र पत्रिका फोर्ट विलियम कॉलेज ईसाई मिशनरियों वे तमाम कारण थे जिनसे आधुनिक युग को एक भाषा मिली। वह भाषा थी खड़ी बोली। खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले 4 नायकों का नाम लिया जाता है। मुंशी सदा शुक्ला, संस्कृत मिश्रित हिंदी, ईसा अल्लाह खां। उनकी भाषा क्या थी? खड़ी बोली के जो नायक थे उनकी भाषा क्या क्या थी? खड़ी बोली के नायकों को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अब आज यहीं बंद करते हैं। आपको आधुनिक काल की पृष्ठभूमि क्या थी और किनका योगदान रहा या कि क्या विषय वस्तु रही और क्या प्रमुख विषय बना या किस विधा को इन्होंने ज़्यादा महत्व दिया आधुनिक गद्य में। अरे आधुनिक वही कहने का मतलब गद्य विधा को ज़्यादा इन्होंने महत्व दिया और गद्य के माध्यम से ही अपनी विचारधारा को समाज में जो व्याप्त या जो भी समस्याएं थी उनको उजागर किया, लोगों तक पहुंचाया अपनी बात को। इसलिए अब यहीं बंद करते हैं। आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।